वी विल बी अ सेल्फ आइडेंटिफाइड सुपर पावर। ठीक है ना, हम सेल्फ आइडेंटिफाइड ही सुपर पावर रहेंगे। मेरे लाइफ टाइम में तो हमने सुपर पावर बनना नहीं है। 2024 elections are coming. So whom do you think would be the finest candidate from the opposition? अरे लटियंस दिल्ली में भी उतना अच्छा सैनिटेशन नहीं था जितना हड़प्पा में था। Do you see there could be convergence between ideology of Savarkar and Ambedkar? मैं इनको तो बाइनरी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज में विश्वास रखते थे कि वी वांट अ कास्टलेस सोसाइटी। So where is Gandhi among all these things? Is there relevance of Gandhi in today's time? हेगियोग्राफीज में यू कैन बिकम वेरी बिग, बट योर एक्चुअल रेलेवेंस इज जीरो। Presented a choice: राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी। नमस्कार साथियों, स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा जी हैं। इनके साथ हम एक क्विक क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड करेंगे, जिसपे हम इनसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। एंड वी एक्सपेक्ट अभिजीत अय्यर मित्रा जिस स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जिस स्टाइल के लिए फेमस हैं, जिस स्टाइल के लिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसी अंदाज में, उसी मिजाज में इसके जवाब देंगे। अभिजीत अय्यर मित्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपको थोड़ा और परेशान करूंगा। आप जितना परेशान करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। सो अभिजीत सर, लेट्स क्विकली स्टार्ट। एंशिएंट टाइम से स्टार्ट करेंगे। ऑफ ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, आपकी पसंदीदा सिविलाइजेशन कौन सी है और क्यों है? देखिए, मेरा एक कोई ये नहीं है, अलग अलग में अलग अलग चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं। जो मेरे में जो तानाशाह है, उसमें मेरे को इजिप्ट का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। जो मेरे अंदर जो, और उस किस्म के मॉन्यूमेंट्स और किसी ने नहीं बनाए थे। और जो मेरे अंदर जो साइको है, उसमें मेरे को मेसोपोटामिया, बहुत सुमेर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उधर दासों का बलि दे के दफनाया जाता था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में। और जो मेरे अंदर जो अर्बन प्लानर है, उसमें मेरे को हड़प्पा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उधर अर्बन प्लानिंग और जो सैनिटेशन था, वो तो आज के ज़माने में भी दिल्ली में ही नहीं पा, अरे लटियंस दिल्ली में भी उतना अच्छा सैनिटेशन नहीं था जितना हड़प्पा में था। सो आजकल दो लाइन ऑफ थॉट हमें सुनने पे मिलते हैं। एक आर्यन इन्वेजन थियरी एंड द नेक्स्ट वन इज आर्यन माइग्रेशन थियरी। सो अभिजीत अय्यर मित्रा इज ऑन विच साइड? मैं दोनों तरफ हूँ, एंड आई टेल यू व्हाई। ये माइग्रेशन इन्वेजन जो होता है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। आपका बहुत आराम से माइग्रेशन, भाई जब आप माइग्रेट कर रहे हो, जो उधर आदिवासी होंगे उनके साथ थोड़ा तनाव तो होगा ही ना। तो मेरे को ये नहीं लगता, मेरे को तो आई फंडामेंटली बिलीव, एंड जो DNA स्टडीज़ भी आ रही हैं, जो हिंदुस्तान में हम कर नहीं पा रहे, वो अमेरिका में किए जा रहे हैं। राजीव खान नाम के एक ये हैं जो कर रहे हैं। जो हड़प्पा मोहनजोदारो का जो पॉपुलेशन था, बहुत मिक्स्ड पॉपुलेशन था। उसमें भी आपको जो स्टेप DNA है जिसे कहते हैं, आई बिलीव इट्स समवेयर इन ईरान, वो काफ़ी सारा मिल जाता है। बट ज़रूर 1500 BC में कोई मेजर जीन पूल रिप्लेसमेंट इवेंट हुआ है। कम से कम 15% हमारा जीन पूल रिप्लेस हुआ है नॉर्थ इंडिया में, जो वायलेंस के तहत ही होता है। क्योंकि वो 15% जो जीन रिप्लेसमेंट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द मेल पॉपुलेशन। इट इज़ वेरी स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स द मेल पॉपुलेशन, इंडिकेट्स इन्वेजन ऑफ सम काइंड। चलिए अभिजीत, दैट्स अ गुड इनसाइट। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, द मोस्ट अंडररेटेड या फॉरगॉटन फिगर फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। Maybe the kings or governors, whatever they were of Harappa and Mohenjo-daro, we'll never know their names. And yet उन्होंने जो अचीव किया था, वो हम 3500 साल के बाद अचीव नहीं कर पाए। जो स्टैंडर्डाइजेशन, जो होमोजेनाइजेशन, जो हाई एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो था, जो सिविक डेवलपमेंट और जो अर्बन सेंस था, वो उसके बाद कभी भी नहीं है। ना ही तो मौर्यों के नीचे, ना ही तो गुप्ताओं के नीचे, ना ही तो ब्रिटिश एम्पायर, ना ही तो मुगल एम्पायर, कभी भी नहीं है। एंड अभिजीत, शायद दिस इज आवर अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हाउ आवर फोरफादर्स लिव्ड, यू विल नेवर नो। हम कभी जान नहीं पाएंगे वो किस तरीके से रहते थे। ओके, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट द मिडाइवल एज? द बेस्ट थिंग अबाउट द मिडेवल एज इज़ कि काफ़ी सारा क्लाइमेट चेंज कम हुआ, क्योंकि लोग बहुत सारे मरना शुरू हो गए। तो उसमें वो ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलते थे, वो काफ़ी कम हो गए। और उसमें चंगेज़ खान ने कम से कम 3 करोड़ लोगों को मार के बहुत अच्छा भी किया। तो वो बहुत अच्छा हुआ था। और जो डाउन साइड था, जो डी अर्बनाइजेशन हुआ हिंदुस्तान में स्पेसिफिकली, तभी जो हम आजकल बोलते हैं कास्ट इतना प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सब मिडिल एजेस से, वो डी अर्बनाइजेशन होता है। जो
रूरलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन होता है, उसी से पैदा होता है सब। चलिए, दिस वाज अभिजीत अय्यर मित्रा बीइंग अभिजीत अय्यर मित्रा gave his opinion. So Abhijit, next thing is like of all the colonial powers, whom do you think was the least harmful? ब्रिटेन, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि ब्रिटेन में एक ये था कि वो बहुत कल्चरली एक किस्म से टॉलरेंट थे, जो और कोई भी नहीं था। फ्रांस भी उतना नहीं था, आई वुड से उनके बाद सबसे कम फ्रांस है। अब देखिए हमारे अब हिंदुस्तान में हिंदुइज्म सब इज शेड्स ऑफ ग्रे। वी आर नॉट एब्राहमिक जो हर चीज़ को सफ़ेद और काला में देखता है, ब्लैक एंड वाइट टाइप के नहीं है। पर हमारा जो आजकल सोच विचार है वो इतना एब्राहमिक है, हर चीज़ गुड बैड इवल, दिस थिंग, ईदर योर जितेंद्र और योर अमरीश पुरी, देर इज़ नो इन बिटवीन। शेड्स ऑफ ग्रे बिल्कुल नहीं होता है। जो ब्रिटेन था, जो हर साम्राज्य होता है, वो बहुत सारे अच्छी चीज़ें करता है, बहुत सारे गंदे चीज़ें करता है। आई थिंक ऑन बैलेंस ब्रिटेन ने सबसे कम गंदे चीज़ की और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ की है। इट्स नेवर अ टोटली गुड पिक्चर बट लीस्ट। एंड इसी से निकल के अगली चीज आती है कि क्या हम अपने मन को, वे ऑफ लिविंग को कभी डीकोलोनाइज कर पाएंगे, और इज इट इवन नेसेसरी? दोनों क्वेश्चंस लेकर। आई डोंट थिंक नेसेसरी है, नंबर वन। क्योंकि आपको पहले समझना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है जो भी डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, उनका सोच विचार ही इतना सफ़ेद काला है और इतना कॉलोनाइज्ड है। जब उनको चाहिए होता है वो एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट लेंगे, जब उनको नहीं चाहिए होता है कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट डिस्कार्ड करेंगे। देखिए जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो एक सोच का एक पैटर्न है। अगर उसमें आपको मदद मिले, आप क्यों उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते? सो आई डोंट बिलीव इट्स कंप्लीटली नेसेसरी। यूज व्हाट इज यूजफुल फॉर यू। यानी कि आप हथौड़ा लेके तो अंडे को मारेंगे नहीं, पर अगर आपके पास फोर्क है, ठीक है, फ्रांस से आया होगा या जर्मनी से आया होगा, पर उस फोर्क से अगर आप अंडे को क्रैक कर सकते हो तो इस्तेमाल करो, बेटर देन यूजिंग अ इंडियन हथौड़ा। दैट्स वेरी नाइस इनपुट। सो अभी रिसेंटली देयर हैव बीन रिवाइवल ऑफ फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स, जैसे उधम सिंह पे भी मूवी बनी। सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक हु वुड बी द मोस्ट इंस्पायरिंग फ्रीडम फाइटर? देखिए मेरा तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, फ्रीडम फाइटर, इससे ही बहुत प्रॉब्लम है। बिकॉज आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज इंडिया डिडंट विन आवर फ्रीडम, वी वर गिवन आवर फ्रीडम. India stopped being a productive colonial entity by 1919. Some say even by 1911. नेट इन्फ्लो ब्रिटेन से हमारे को आ रहा था, हमारे को उधर जाना बंद हो गया था, राइट? तो मेरे ये पूरा नॉमेनक्लेचर जो है फ्रीडम फाइटर से बहुत प्रॉब्लम है। पर इन सब में से मैं मानूंगा सावरकर वाज द बेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द लॉट, नॉट फॉरगॉटन बट द बेस्ट ऑफ द लॉट, क्योंकि उन्होंने समझा जो बेन गुरियन ने इजराइल में समझा था कि इसके बाद क्या आएगा, कॉलोनियलिज्म के बाद क्या आएगा, और उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सावरकर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, in future or in recent time, do you see there could be convergence between ideology of Savarkar and Ambedkar, both socially as well as politically? देखिए मैं इन दोनों में मैं इनको तो बाइनरी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज में विश्वास रखते थे कि वी वांट अ कास्टलेस सोसाइटी। आप देखेंगे सावरकर वाज द प्रोग्रेसिव विंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द हिंदू राइट टुडे। उनका मानना था कि ये जो कास्ट है, इट इज रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द हिंदू टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज ए हिंदू। वो पहले अपना कास्ट आइडेंटिटी को रखता है, उसके बाद अपना हिंदू आइडेंटिटी को रखता है। तो हिंदुत्व इनफैक्ट डवटेल्स परफेक्टली इनटू अंबेडकरिज्म, ठीक है। आई थिंक एक्सेप्ट द बुद्धिज्म कन्वर्जन, बट इवन देयर आपने देखा होगा अंबेडकर ने बुद्धिज्म चूज किया। वो क्रिश्चियनिटी चूज करते सकते थे, इस्लाम चूज कर सकते थे, ही चोज समथिंग फ्रॉम द इंडिक फोल्ड टू डू इट। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ correlation between the two. The problem is जो हिंदुत्व साइड पॉलिटिकल में उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर जो अंबेडकरिस्ट पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, उनका इंटरेस्ट रहता है एक काइंड ऑफ नैरेटिव में। इसीलिए अंबेडकर के बुक्स में दे विल ओनली पब्लिश द फर्स्ट 6 chapters. They won't publish after the 6th chapter because then it completely destroys their current narrative right now. So politically, in future, can we see a combination of saffron and blue? I think we're already seeing the saffron and blue. In fact, you look at everything that's happening today. You look at the voting patterns. They are voting overwhelmingly for the BJP. BSP कहाँ गया है? BSP का वोट तो फुल्ली BJP को ट्रांसफर हुआ है ना। तो आप देखेंगे कि इट इज ऑलरेडी हैपनिंग विदाउट द अंबेडकराइट पार्टीज, दैट द ट्रू अंबेडकराइट्स हैव रियलाइज्ड हिंदुत्व इज द एंड गोल अल्टीमेटली। So where is Gandhi among all these things? Is there relevance of Gandhi in today's time? Gandhi was always a media generated flash in the pan.
his relevance to the freedom movement was next to nothing. I think his relevance in hagiographies में you can become very big, but your actual relevance is zero. Like, Jesus Christ was nobody during the Roman Empire. He became something after his death. There's a saying that no prophet is and no genius is appreciated in his life. They're only appreciated after their death. Like Van Gogh and Mozart, they were never appreciated during their life. So I don't think he's relevant anymore, because even before he attained that cult status, the social media age has completely dented that image. So, do you think if Nathuram Godse would have not assassinated him, he would have not reached that kind of that he would have not become that kind of figure that he is? शायद नहीं. मैं समझता हूँ कि उन दिनों में, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, वो एक किस्म का जो स्टेट apparatus है जो आपको एकदम साधु संत की तरह बना सकता है, वो कभी भी खत्म नहीं हुआ होगा. तो उनको तभी भी आई थिंक उनका जो मान सम्मान था वो उसी लेवल पे रहा होगा. बट आई मीन ये वन ऑफ दोज ऑल्टरनेट हिस्ट्री काइंड ऑफ थियरीज है. बट इस जमाने में I don't think he's relevant anymore, and I think he's been taken down several notches by social media and all the truth that keeps coming out about him. So, आज के टाइम में one figure that keeps on echoing from the past is Subhash Chandra Bose. So, do you think that he would have been the finest prime minister that India never had? He would have been the Stalin of India. He would have been the He Stalin. would have been the Stalin of India, and I'll tell you why. आप उनके जाके भाषण देख लीजिए, मैंने कई सारे ट्वीट भी कर रखे हैं. He did not want India to have a democracy. He wanted it to be a dictatorship under him for the next 15-20 years at least. And dictators जब एक बार शुरू करते हैं ख़त्म ही नहीं करते हैं. तो and you know what happens with socialist communist dictatorships? They all break up. मार्क्स ने बोला था ना कि जब मार्क्सिस्ट यूटोपिया अचीव होगा तो द नेशन स्टेट विल ब्रेक अप. यही चेक और स्लोवाकिया का हुआ, यही यूएसएसआर का हुआ, सबका यही होता है. तो आई एम एक्चुअली क्वाइट ग्लैड दैट ही डिड नॉट, एंड ही वुड हैव बीन एन एब्सोल्यूट डिजास्टर. So, on the front of secularism, it is said that Subhash Chandra Bose could have provided a balanced kind of secularism that was needed. So, do you agree with this thing or not? I think what we needed at that point was not secularism. What we needed at that point was industrialization. And I don't think he would have got it either, because I don't think he understood economics very well. It's a hypothetical question. If you were to vote, if you would have voted in that time, or if you would have presented a choice, Rajiv Gandhi or Sanjay Gandhi? Sanjay Gandhi. I think Sanjay Gandhi had his heart in the right place, और उनके आइडियाज़ भी ठीक थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए. एक किस्म का, ठीक है, थोड़ा तानाशाही माइंडसेट था, मैं मानता हूँ, पर मैं भी दिल में थोड़ा तानाशाहिस्ट ही हूँ, तो इसीलिए मैं संजय गांधी के लिए ही वोट करता. तानाशाही से एक बात आती है कि जैसे when political figures, when those in past, they give ludicrous hope to the masses. Do you think there is a possibility among the Indian masses to transition from democracy to monarchy kind of thing if somebody gives them hope, better hope? हाँ और ना. मैं मानता हूँ कि जो डेमागॉग्स होते हैं उनका हिंदुस्तान में टाइम चला गया है. पहले ये डेमागॉगरी होता था, एक किस्म से सब कुछ फॉरेन हैंड होता था. हिडन हैंड इंदिरा गांधी बोलती रहती थी ना, हिडन हैंड एंड फॉरेन हैंड. और फिर रोटी कपड़ा मकान. आजकल ये स्लोगन्स चलते नहीं. आप देखिए, ये सरकार सबको इलेक्ट्रिसिटी दिया है, काफ़ी सारा एजुकेशन भी दे रखा है, पर वो कभी रोटी कपड़ा मकान नहीं बोलते हैं. वो उनका थोड़ा हाई फाई लेवल का ये है. आई थिंक इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ये डेमागॉगरी में आजकल फंस रहा नहीं है, तो ये अच्छी बात है. सो इसी से इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम पे जो है राइटर्स होते हैं कुछ. तो दो राइटर्स की मैं बात करूँगा, एक अरुण शौरी और एक रामचंद्र गुहा. सो whom do you think have served their ideology better, and in return who was served better by the ecosystem, जिसको आजकल कहते हैं? इन बोथ केसेस मैं मानता हूँ अरुण शौरी, क्योंकि अरुण शौरी का जो डीबंक, उनके सब बुक्स आप पढ़ेंगे, उनका एक सोशली पॉलिसी रेलेवेंट एक थीम रहा है. या तो आप समझें कि वो जैसे उन्होंने कोर्ट्स के बारे में जो ये लिखा था, वो स्वामी अग्निवेश का एंडिंग बॉन्डेड लेबर एंड थिंग्स लाइक दैट, और इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द बुक्स इज रिटन, मच ग्रेटर कंट्रीब्यूशन. और उनको तो मंत्री ही बनाया गया था ना, उनको तो बहुत जो राइट विंग इकोसिस्टम था काफ़ी बड़ा चढ़ा के उन्होंने बात किया. ठीक है, इस सरकार ने उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया, बट टिल नाउ ही वाज ट्रीटेड एक्सट्रीमली वेल. राम गुहा का रेलेवेंस क्या है? उन्होंने बस एक बुक लिखा है जो एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा बुक है, वो आई वुड अर्ज एवरीबडी टू रीड इट. पर उसके बाद जो भी बुक लिखा है वो एक किस्म से हेगियोग्राफी. इंडिया आफ्टर नेहरू में
यार आपने एक पूरे चाइनीज पॉपुलेशन को कंसंट्रेशन कैंप में डाला है, आपने बस उसको क्या ज़ाइटगाइस्ट के इस पे ये कर दिया है, एथनिसिटी पे नात्सियों की तरह आपने उठा के, जैसे चेहरे के वजह से, एथनिसिटी वजह से लेके देवली में जाके आपने राजस्थान डेजर्ट के बीच में सब बच्चों को, और उधर 60% बच्चे और बुढ़े थे, पता है आपको, रखा था। उसका आप ये करोगे, उनको क्या मिला है, एक दो अवार्ड मिलते रहते हैं, वो तो मेरे को भी मिला है भाई, मैं भी आपको दिखा दूंगा ही। और वो सस्ते सस्ते वाले अवार्ड, वो ना तांबे के ये होता है, और उसके ऊपर कांच का 20 रुपए का मिल जाएगा आपको रोड साइड में, ये तो मेरे को भी मिल जाएगा भाई। आज की डेट में इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मोदी, एंड आई टेल यू व्हाई। आई मेरे को लगता है जो आर्थिक रिफॉर्म्स किया था वो शायद वाजपेयी ने ज़्यादा बेहतर सोच समझ कर किया था, पर इन द एंड आप यही प्रश्न अगर मेरे को 3-4 साल पहले पूछते तो मैं बोलता वाजपेयी जी। अब मोदी जी, पता है क्यों? क्योंकि आर्थिक रिफॉर्म्स भी बहुत अब तेजी से हो रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल रिफॉर्म जो वाजपेयी जी नहीं कर पाए थे, जैसे प्राइवेटाइजेशन, जैसे 370 को मॉडिफाई करना, ये सब बस यही सरकार कर पाई है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर इट। 2024 elections are coming, so whom do you think would be the finest candidate from the opposition? भाई फाइनेस्ट कैंडिडेट फॉर बीजेपी, देखिए अगर राहुल गांधी तो बीजेपी के थर्ड सबसे बड़े वोट गेटर हैं। मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज़्यादा वोट राहुल गांधी ही बीजेपी को ले आते हैं। पर अब मैं क्या बोलूं, और किसी का नेशनल कोई प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं है। मैं कोई लीडर इमर्ज होगा, पर अभी तक वो इमर्ज नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है। इसी से एक सवाल आता है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, लेट अस सपोज देयर इज एन अल्टरनेटिव कोलिशन गवर्नमेंट, हाउ गुड और बैड इट इज फॉर द स्टेट्स? राज्यों के लिए कोलिशन गवर्नमेंट कितनी सही या कितनी गलत हो? इसमें बहुत मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि स्टेट्स में जो कोalition गवर्नमेंट होते हैं उसमें भ्रष्टाचार लाइक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। नेशनल लेवल पे जो कोalition गवर्नमेंट होते हैं तब भी भ्रष्टाचार बहुत होता है, पर वो देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे, जब भी कोalition गवर्नमेंट हुआ है, देश का जो ग्रोथ रेट है बहुत हाई रहा है। क्योंकि आप समझिए एक किस्म से इधर किसी कार्यकर्ता को भ्रष्ट बनाना, वो एक किस्म से वो दरवाज़ा जो खींच खींच करता है ना, उसमें ग्रीस लगाने की तरह है, तो सब कुछ बेहतर काम करना शुरू कर जाता है। तो आई सपोर्ट कोalitions इन द सेंटर। स्टेट में हर स्टेट पे एक किस्म से निर्भर है। आजकल डिबेट चलती है कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, तो ये सुपर पावर आप किस तरीके से देखते हो? यूनाइटेड स्टेट टाइप की डोमिनेंट सुपर पावर, या जो हमारा खुद का विश्व गुरु का नैरेटिव है उस साइड पे? तो व्हाट विल यू प्रेफर, इंडिया किस टाइप की सुपर पावर बने? देखिए कभी कभार आई सेल्फ आइडेंटिफाई एज अ वुमन, वी विल बी अ सेल्फ आइडेंटिफाइड सुपर पावर। ठीक है ना, हम सेल्फ आइडेंटिफाइड ही सुपर पावर रहेंगे। मेरे लाइफ टाइम में तो हमने सुपर पावर बनना नहीं है, शायद आपके लाइफ टाइम में भी हमने सुपर पावर बनना नहीं है। और अगर हम सुपर पावर भी बने, आई वुड प्रिफर अस नॉट टू, क्योंकि सुपर पावर के साथ वो स्पाइडरमैन में क्या कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई आई वोंट विश दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई वर्स्ट एनिमी। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट सुपर पावर रिक्वायर्स, ना ही तो हमारे में वो सक्षमता है, ना ही तो हमारे में वो एक्सपर्टीज है, ना ही तो हमने उन चीज़ों पे डेवलप किया था। आप जाके देखिए, अभी भी आप कोई भी शहर में जाएंगे, जो प्राइम प्रॉपर्टी होगा वो हमेशा अमेरिकन एम्बेसी का होगा, और वो कम से कम 100 साल पहले खरीदा गया होगा। उनको 100 साल पहले ही अंदाजा था कि सिटी में कौन सा सबसे प्राइम प्रॉपर्टी होने वाला है, और तभी जाके दिल्ली में आप जाके देखिए, जो अमृता शेरगिल मार्ग है, जो लोधी गार्डन्स के ऑपोजिट है, जो सबसे महंगा प्रॉपर्टी है दिल्ली में, उधर कम से कम 20% घर अमेरिकन एम्बेसी के लिए अमेरिकन एम्बेसी ने खरीद रखा है उधर। उनको और हर 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 कैपिटल में अमेरिका ने ये सोच के रखा था। हमारे में वो सोच नहीं है, और अगर हम बने भी, वो सेल्फ आइडेंटिफाइड ही रहेगा। थैंक यू। सो व्हाट पोजीशन डू यू सी, मतलब 10 या 15 साल बाद इंडिया का पोजीशन क्या रहेगा? What it's been for the last 2-3 thousand years, a middling power. आर वी गुड एट दैट? We're only good at that. We're only good at being mediocre. We excel at being mediocre. सो साथियों, हमारे साथ ये थे अभिजीत अय्यर मित्रा सर, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी ओपिनियंस रखी थी। आई जस्ट होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमसे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी आईक्यू आईएएस और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए भरोसे का दूसरा नाम रहा है।
इसी कड़ी में हम स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं लाइव फाउंडेशन कोर्स। यूपी, बिहार, उड़ीसा, आसाम, एमपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। इन कोर्सेज़ की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप उन लिंक पे क्लिक करके इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और साथियों, अगर आप चाहते हो हम आपकी मुलाकात आपकी पसंदीदा पर्सनालिटी से करवाएं, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें आपके साथ रूबरू करवाएं। धन्यवाद।